हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का दी मास्टर जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। ऑन डिमांड चैप्टर है ये, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यूनिट 10। और इसके अलावा एक और ऑन डिमांड चैप्टर है जिसका नाम है कुर्ग, यानी कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया वाला। बहुत से रिस्पेक्टेड टीचर्स ने कहा सर प्लीज ये जरूर पढ़ा दीजिए, कुछ एनसीईआरटी में पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं। बहुत सारे रिस्पेक्टेड टीचर्स का मैसेज आए, बोले सर ज्यादा मैं सिर्फ हमारे कहने पे ये 2 चैप्टर आप पढ़ा दीजिए। तो आज शुरू कर दिया है और यकीन मानना इस लेवल पर मैं कराने का प्रयास करूंगा कि इसको देखने के बाद में, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो छूटेगा नहीं आपसे, यानी कि 100% बनेगा, मेरा दिल कहता है। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे एग्जाम को लेकर हमारा समय कम है। और फिर दोहरा रहा हूं, शुरू से स्टार्टिंग में चैप्टर बड़ा है, वीडियो को 2x में देखिएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। यूनिट 10 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड हियर शशांक दी मास्टर। सो हियर वी गो। सो यहां हम देखते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड में अबाउट द ऑथर के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि ये जो चैप्टर बेसिकली क्या है, एक ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है हम सब जानते हैं कि स्वयं की द्वारा लिखी गई कोई किताब। तो ये नेल्सन मंडेला जी की द्वारा लिखी गई स्वयं, यानी कि उनके द्वारा लिखी गई किताब है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, और उसी का कुछ अंश जो है हमें क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक में देखने को मिलता है, वही हमारा टेक्स्ट है पूरा, और उसी में से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कुछ एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन हम लोग नेल्सन मंडेला जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे टेक्स्ट की तरफ। लाइन बाय लाइन कवर कराऊंगा, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में यहीं पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इनका पूरा नाम जरूर ध्यान रखिएगा, नेल्सन रोल्हीलाला मंडेला। ये मिडिल नेम जरूर ध्यान रखिएगा, और इसके प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे बच्चे भी गड़बड़ करते हैं, तो फिर बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है इसलिए। नेल्सन रोल्हीलाला मंडेला, जिनका जन्म जो है 18 जुलाई 1918 को हुआ था। एंड डेथ के बारे में अगर बात करें तो 5 दिसंबर 2013 को इनकी डेथ हो गई थी। पर ये आज भी लोगों के दिलों में राज करते, जिस तरीके से हमारे इंडिया में महात्मा गांधी पूजे जाते हैं, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी को पूजा जाता है। ठीक है, और वो वहां के लोगों में और ह्यूमैनिटी का कहती है कि देश का कोई भी व्यक्ति जो उनके बारे में अच्छे से जानता है उनके दिलों में ये राज करते हैं। ठीक है, सो कौन थे ये? ही वॉज अ साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट। टुकड़े कर करके चलते हैं। अब सवाल है कि सर एंटी अपार्थाइड क्या होता है? तो अपार्थाइड बेसिकली पॉलिसी है जिसको बोलते हैं रंग भेद की नीति, यानी कि रेसियल डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर रंग रूप के आधार पर भेदभाव किया जाता है, उसे कहते हैं अपार्थाइड पॉलिसी। तो ये उसके अगेंस्ट में खड़े थे, उनका विरोध इन्होंने किया था, तो वो एक एक्टिविस्ट कहलाए, इसीलिए कहा गया कि ही वॉज एन एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट। ठीक है, आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स की यहां तक समझ में आया होगा आप सभी को। एंड पॉलिटिशियन, और ये राजनेता भी थे, हु सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट के रूप में, यानी कि अपने नेशन को सर्व किया है। कब से कब तक? 1994 से लेकर 1999 तक। ठीक है, आगे लिखा है ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट ब्लैक हेड, वो जो है कंट्री के फर्स्ट ब्लैक हेड भी थे। आगे क्या लिखा है? स्टेट एंड द फर्स्ट इलेक्टेड फुली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और जब साउथ अफ्रीका में पहली बार 1994 में जब फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए तो वहां पर ये राष्ट्रपति चुनकर सामने आए। आशा करता हूं कि रिस्पेक्टेड टीचर यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। इंपॉर्टेंट कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, इस बार थोड़े थोड़े ही लिखे हैं, और एनसीईआरटी का जो सेक्शन में समझ पा रहा हूं बच्चों के और रिस्पेक्टेड टीचर्स जो आप सभी लोग एस्पिरेंट हैं, सर आप बहुत कंटेंट दे रहे हो, आई अंडरस्टैंड, थोड़ा कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन एनसीईआरटी में से अब थोड़ा सा मैं उसको छांटना शुरू कर दूंगा, थोड़ा सा और टाइम दूंगा, सो दैट कि आपको कम से कम चीजें लर्न करना पड़े। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हालांकि सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती है यार, हम जानते हैं ना कि टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, बच्चों का होता तो शायद बात अलग रहती है। इसलिए सो इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है? ज्वाइन द एएनसी। एएनसी मतलब क्या है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो कब ज्वाइन करी उन्होंने? 1943 में। इसके अलावा मंडेला सर्व 27 ईयर्स, मंडेला सर्व 27 ईयर्स इन प्रिजन, यानी कि जेल में उन्होंने 27 साल बिताए। फेवरेट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना, जब वो जेल में थे तो कितने साल उन्होंने बताए? 27 ईयर्स। उसके बाद में आकर ये देश के राष्ट्रपति बने, भाई साहब बताइए। नाउ मंडेला बिगेन स्टडीइंग लॉ at the University of the Witwatersrand, and where he was the only black African student and faced racism. That is very important. मुझे लगा इसलिए मैंने डाला। एक बार ध्यान देना कि मंडेला जो है बिगेन स्टडीइंग लॉ, मंडेला ने अपनी जो नेल्सन मंडेला जी है उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई जिस यूनिवर्सिटी में करी थी उसका नाम लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ द विटवाटरस्रैंड, वेयर ही वॉज द ओनली ब्लैक, यानी कि उस यूनिवर्सिटी में केवल ये इकलौते ब्लैक व्यक्ति थे जो वहां पर पढ़ रहे थे, और उन्होंने वहां पर इस रेसिज्म को फेस किया था। ठीक है, नाउ आगे क्या लिखा है?
एन स्टार बना के मेंशन किया है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा शायद एंटी अपार्थाइड, हाँ ठीक है। सो ये स्टार बना के लिखा था, तो एंटी अपार्थाइड क्या होता है वो भी मेंशन कर दिया है। एंड एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट इज समवन हु अपोज द अपार्थाइड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका। सो आशा करता हूँ रिस्पेक्टेड टीचर की यहाँ तक समझ में आप सभी को अच्छे से आया होगा। अब हर एक स्लाइड को पढ़ने के बाद में उसके कंक्लूजन में पहुंचेंगे, सो दैट कि हमारे एमसीक्यू वाला सेक्शन कवर हो जाएगा कि कैसे कैसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल का हमारा टाइटल देखा होगा कि इसी में कवर करेंगे इस चीज को। तो कब जन्म हुआ है देख लेना, 18 जुलाई 1918, दिसंबर 2013, ठीक है। मिडिल नेम इनका जरूर ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है। कौन थे साउथ अफ्रीका के एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट थे, तो एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, और कब से कब तक उन्होंने साउथ अफ्रीका में एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट सर्व किया था, तो ये ध्यान रखना 1994 से लेकर 1999 तक। और कुछ की नोट्स हैं, एएनसी कब ज्वाइन करी 1943। इसके अलावा मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए। इसके अलावा जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें ये अकेले ब्लैक व्यक्ति थे, ये ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। और एंटी अपार्थाइड क्या होता है वो पॉलिसी का ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं कि पहली स्लाइड अच्छे से क्लियर कर ली होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अवार्ड्स तो इनको बहुत सारे मिले, कुछ 4 प्रोमिनेंट अवार्ड मैंने अपने स्तर पर निकाले हैं, तो इनके नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। भारत रत्न मिला है, जी हां भारत रत्न मिला है 1990 में। लेनिन पीस प्राइज मिला है 1990 में। निशान पाकिस्तान 1992 में। एंड नोबेल पीस प्राइज मिला है 1993 में। तो ये कुछ अवार्ड्स के नाम है जो मैंने बड़े बड़े बोल्ड अक्षर में मेंशन करे हैं। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 4 मुझे प्रोमिनेंट सबसे ज्यादा लगे कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने मेंशन कर दिए। अब हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट के बारे में जो क्लास 10th में दिया गया है। अच्छे से हम लोग लाइन बाय लाइन कवर करेंगे और ये देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। और आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन प्रिपेयर करने जब आप अपनी स्टडी कर रहे हैं तो। यहां पर मैं फोटोज लगाए गए जस्ट बिकॉज की एक अच्छी वाली फीलिंग आती है, चीजों को इमेजिन करना हमें आसानी हो जाती है और लगता है कि हाँ हम कुछ अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। बिफोर यू रीड वाला सेक्शन दिया गया उसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या मेंशन किया गया है और कैसे कितने हम लोग क्वेश्चंस इसमें से बना सकते हैं। अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थाइड क्या है, बेसिकली एक राजनीतिक सिस्टम, एक पॉलिटिकल सिस्टम है दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, यानी कि जो लोगों को अलग करने का काम करता है उनकी रेस के आधार पर। रेस मींस क्या है, बेसिकली रंग भेद की नीति कह लीजिए, रंग भेद कह लीजिए या फिर जाति कह लीजिए, तो उसके बिहाफ पर लोगों को जो अलग करने का सिस्टम था उसे कहा गया है अपार्थाइड, ठीक है। नाउ कैन यू से which of the 3 countries named below had such a political system until very recently? यानी कि बुक के अंदर नीचे 3 कंट्रियों के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दी गई 3 कंट्रियों में से कौन सी ऐसी कंट्री जिसने अभी हाल ही में अपार्थाइड जैसी पॉलिटिकल सिस्टम को मतलब एक फील किया है, फेस किया है। तो हम सब जानते हैं कि साउथ अफ्रीका इसका आंसर है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन में दूसरे 2 कंट्रीज के कौन कौन से नाम दिए गए हैं, क्योंकि ये तो दुनिया बता देगी, नजर किस पे नहीं पड़ेगी ये। और हम सभी को एज अ एग्जामिनर भी सोचना है और एज अ एक्सपीरियंस भी सोचना है कि सामने वाला हमसे कैसे क्वेश्चंस बना सकता है। ध्यान रखना कि अपार्थाइड पॉलिसी साउथ अफ्रीका में थी। इसके अलावा ये 2 कंट्रियां कौन कौन सी थी उसके बारे में नाम बता दिया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। चलो आगे बात करते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला जी के बारे में सुना है? जी हाँ बिल्कुल सुना है। नाउ मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये बेसिकली अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्या है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। क्या आपने नेल्सन मंडेला और उनकी अफ्रीकन एएनसी के बारे में सुना है? जिन्होंने बेसिकली देखा जाए तो कॉमा लगाए मत, इट मींस कंजक्शन। स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, जिन्होंने क्या करा है अल्टीमेटली लाइफ टाइम फाइट की गई है अपार्थाइड पॉलिसी के अगेंस्ट में। चलो बहुत अच्छी और अच्छी बात है। नाउ मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन। अब देखिए इससे पहली वाली स्लाइड में हमने डिस्कशन किया था तो वहां पर 27 इयर्स मेंशन किया गया है। गूगल पर हमें 27 मिला है और एनसीईआरटी की बुक में बेसिकली ये कितना है 30 इयर्स। तो अगर मान लो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेल्सन मंडेला जी ने कितने साल स्पेंड किए थे जेल में, तो आपको 30 इयर्स ही मेंशन करना है, बिकॉज एनसीईआरटी की बुक में ये चीज मेंशन है। सो दैट होगा क्या, कल को मान लो अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन पर आपत्ति लगाना हो तो हमारे पास में एक फिजिकल रूप से प्रूफ रहे, ठीक है, कि हाँ एनसीईआरटी की बुक में लिखा गया है, तो आप आंसर में 30 इयर्स ही मेंशन करें, ठीक है। कहां थे हम लोग? हाँ, मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन। मंडेला जी को, नेल्सन मंडेला जी को 30 साल जो है जेल में स्पेंड करना पड़ा। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। फाइनली 1994 में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस यानी कि वहां पर होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और जो नेल्सन मंडेला जी हैं वो न्यू नेशन के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनकर सामने आते हैं। चलो बहुत बहुत बधाई सर को, हालांकि अब शायद हम यानी कि अब हमारे बीच में नहीं है।
सो इन दिस एक्सट्रैक्ट, तो जैसा कि हमें पता है कि एक ऑटोबायोग्राफी है और उसी का कुछ अंश जो है हमारी क्लास 10th की बुक में दिया गया है। तो इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन, जिसमें मंडेला जी ने बात करी है हिस्टोरिक ओकेशन के बारे में, ऐतिहासिक क्षण के बारे में, और वो हिस्टोरिक ओकेशन क्या था, द इनॉग्रेशन। तो ध्यान रखिएगा, ये इनॉग्रेशन संबंधित काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी, क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो जो ओकेशन है वो क्या हो सकता है? चेक योर गैस विद दिस न्यूज आइटम। तो आप अपने गैस को इस न्यूज आइटम से चेक कर सकते हैं, जो किससे लिया गया, अल्टीमेटली बीबीसी से, और बीबीसी का फुल फॉर्म क्या है, ब्रिटिश ब्रॉड कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। और ये कब प्रसारित हुआ था भाई साहब, 10th of May 1994। सो आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर की ये बिफोर यू रीड वाला सेक्शन क्लियर हो गया। अब अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, एक बार उसको चेकआउट कर लेते हैं। सो नीचे 3 कौन सी कंट्रियों के नाम दिए गए थे उसके बारे में बताना, तो आंसर है साउथ अफ्रीका। कौन से दूसरे 2 देश दिए गए वो भी ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा अपार्थाइड क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। सो हाँ ठीक है, चलो अपार्थाइड क्या हम सब जानते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है। सो हमने बता दिया। कैन यू से विच ऑफ दीज 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो, बता दिया। ओके ओके। कितने साल स्पेंड किए, 30 ईयर्स, डन। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कब हुए थे, 1994 में। ये क्या है, बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और उसी का हमारी बुक में एक्सट्रैक्ट दिया गया। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो अब देखते हैं क्या है उसमें बीबीसी के न्यूज आइटम में। सो नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल, यानी कि 3 सेंचुरी के बाद, 1 सेंचुरी में 100 साल, यानी कि 300 सालों तक गोरे लोगों के राज के बाद में वहां पर नेल्सन मंडेला जी जो है पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनकर सामने आते हैं। लिखा भी है साफ साफ, देखो ऐसा नहीं है, नेल्सन मंडेला हैज बिकम द साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला जी जो है साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल, यानी कि 3 सेंचुरी तक वहां पर गोरे लोगों का राज चला था। उसके बाद में नेल्सन मंडेला जी जो है ब्लैक प्रेसिडेंट बनकर आए। मिस्टर मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी won 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हेल्ड हुए थे, और वहां पर उनकी पार्टी ने 400 में से 252 सीटें जीती, जिसका नाम क्या था, एएनसी। तो ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि एएनसी को कितने वोट मिले और कितने सीट्स पर चुनाव हुआ। तो 400 सीटों पर चुनाव हुआ था और उसमें से 252 सीटें जो है एएनसी को मिले थे। नाउ द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द प्रिटोरिया बिल्डिंग, एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। और जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी वो कहां पर हुई थी, बेसिकली वो प्रिटोरिया में एम्फीथिएटर में, यूनियन बिल्डिंग की तरह बनाई गई निर्मित बिल्डिंग में, वहां पर सफल कार्यक्रम हुआ था। अटेंड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज, जिसको कौन कौन से लोग शामिल हुए थे, तो बहुत सारे पॉलिटिशियन शामिल हुए थे। इसके अलावा डिग्निटरीज का मतलब मेंशन किया गया है। वेल नोन एंड फेमस एंड पॉपुलर पर्सन वहां पर उसमें शामिल हुए थे। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, यानी कि 140 देशों से ज्यादा के लोग वहां पर उस समय उनके कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड से। अब एक इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन किया गया है, और ये जब नेल्सन मंडेला जी लोगों को संबोधित करते हैं तब ये कुछ एक लाइन मेंशन करी गई है, तो ध्यान रखना। नेवर, कभी नहीं, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। यानी कि लोगों को संबोधित करते हुए वो जो ये कहते हैं कि साउथ अफ्रीका की ब्यूटीफुल सी लैंड अब दोबारा कभी भी इस चीज को फील नहीं करेगी। कौन सी चीज को, जहां पर कोई एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को सप्रेस करे, दबाए, उसका शोषण करे। ठीक है, आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर की आपको अच्छे समझ में आया होगा। नाउ आगे डॉट 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 लिखा है, इसका मतलब उन्होंने अपनी स्पीच में बहुत सारी बातें और कही होंगी जो यहां मेंशन नहीं कही है, जस्ट बिकॉज एक वो छोटा सा बॉक्स बना के दिया गया है। जुबिलेंट सीन, जुबिलेंट सीन का मतलब क्या है, वेरी हैप्पी और चीयरफुल सीन। सो जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, व्हाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, यानी कि काफी हैप्पी और चीयरफुल सीन हमें देखने को मिल जाता है कहां पर, प्रिटोरिया की स्ट्रीट्स में, जहां पर हमें ब्लैक पीपल भी देखने को मिलते हैं, व्हाइट पीपल भी देखने को मिलते हैं, कलर्ड पीपल देखने को मिलते हैं, जो क्या कर रहे हैं, एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो बहुत ही शानदार और हिस्टोरिक ओकेशन था वो, क्योंकि पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए और साउथ अफ्रीका में कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बना था। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांसेस विद जॉय। 1 लाख से ज्यादा महिला, पुरुष, बच्चे जो है हर रेस के जो है साथ में गा रहे थे और झूम रहे थे खुशी के साथ में। तो अभी कुछ फोटो दिखाऊंगा तो रिस्पेक्टेड टीचर्स आपको अच्छे से दिखेगा कि हाँ कितनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें बताई गई हैं, यानी कि फोटोज में लगाई गई हैं, और कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पर वो यूनियन बिल्डिंग के वहां पर शपथ समारोह हुआ था। यूनियन बिल्डिंग बेसिकली आप एक स्टेडियम वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बेसिकली आपकी बुक के अंदर रोम वाला कॉन्सेप्ट दिया गया,
एनसीईआरटी का जब मैं पढ़ा रहा हूं अभी, तो आप अपनी बुक लेके जरूर बैठिए, ठीक है साथ में। अब यहां पर एमसीक्यू अगर बनाना चाहें या वन लाइनर क्वेश्चन, तो कैसे बनेंगे ध्यान रखिए। नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। कितनी सेंचुरी तक गोरे लोगों का राज था? ध्यान रखना 3 सेंचुरी तक। 1 सेंचुरी मतलब 100 साल, यानी कि 300 सालों तक गोरे लोगों का राज रहा था। कभी ईयर्स में पूछे तो ईयर्स में बता देना 300 साल, और अगर सेंचुरीज में पूछे तो 3 सेंचुरीज। इसके अलावा उनकी पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 252। टोटल कितने सीटों पर इलेक्शन हुआ? 400 सीटों पर, ठीक है भैया। इनॉग्रेशन सेरेमनी कहां पर हुई थी? तो ध्यान रखना है कि यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया में। और कितने देशों से ज्यादा लोग आए थे? 140 देशों से ज्यादा आए थे। डिग्निटरीज यानी कि इनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी कवर करके चलें जहां तक हो सकता है, सभी के नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग ही जहां पर मैंने लगा दी अपने हिसाब से। इसके अलावा ये स्टेटमेंट जो है पूछ सकता है कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये कौन से चैप्टर का स्टेटमेंट है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये किसने कहा था? तो वो भी ध्यान रखना आपको। जुबिलेंट सीन का मतलब क्या था? वेरी हैप्पी और चीयरफुल, इंपॉर्टेंट है इसलिए मेंशन किया है। नाउ ओके, मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन वुमेन, तो ये ध्यान रखना 1 लाख से ज्यादा महिला पुरुष और बच्चों के बारे में पर बात की गई है, ठीक है। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर की ये वाली स्लाइड पे हमारी अच्छे से कवर होती है, और हम अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। चलो उससे पहले जुबिलेंट सीन को देख लीजिए कुछ इस तरीके से। 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10th मई यानी कि उस दिन उनका शपथ समारोह था, इसलिए इसको हाईलाइट करके लिखा गया, यानी कि इस डेट की इंपॉर्टेंस बहुत है और कैपिटल में मेंशन किया गया। तो 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई की जो सुबह होती है, डॉन मींस क्या होता है? सुबह होना, भोर होना, उदय होना। तो 10 मई की जो सुबह होती है वो काफी ब्राइट और क्लियर होती है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन presently besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration ceremony। यानी कि क्या मेंशन किया गया? पिछले कुछ दिनों से जो है मैं काफी सुखदपूर्ण तरीके से वर्ल्ड की मोस्ट फेमस यानी कि डिग्निटरीज से, उनके वर्ल्ड के लीडर से मैं घिरा हुआ था। और क्यों घिरा हुआ था? जस्ट बिकॉज कि वो लोग मुझसे इनॉग्रेशन सेरेमनी से पहले मुझसे मिलने आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? अपना रिस्पेक्ट को पे करने के लिए, यानी कि क्योंकि सबको पता है कि सम्मान शपथ समारोह होने वाला है, तो उससे पहले वर्ल्ड के जो मोस्ट फेमस डिग्निटरीज हैं और जो फेमस पर्सन है वो अपना सम्मान, अपनी रिस्पेक्ट को पे करने के लिए वहां पर आ रहे थे उनसे मिलने, इसीलिए वो उनसे घिरे हुए थे। एक फोटो दिखाता हूं सो आपको और अच्छा लगेगा। कुछ इस तरीके से इमेजिन कर लीजिए। थोड़ा सा हमने नेट का सहारा लेकर हमारे एक्ट टीम के बहुत ही अच्छे अच्छे मेंबर्स ने ये फोटो लगाई है, ठीक है। सबको सबसे मुलाकात कराएंगे आप सभी की, चिंता नहीं करिए। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इनोग्रेशन, हाँ, द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। ये जो बेसिकली इनोग्रेशन होने वाला था, ये साउथ अफ्रीका की धरती पर अब तक जो होने वाला था वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट गैदरिंग इंटरनेशनल, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जहां पर पहली बार साउथ अफ्रीका की धरती पर ये कॉन्सेप्ट होने वाला था, यानी कि जो शपथ समारोह था जहां पर वर्ल्ड के अलग अलग लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे। पूरी दुनिया से आए हुए बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर्स आपको दिखने वाले थे, मिलने वाले थे, ठीक है। आशा करता हूं कि यहां पर आपको रिस्पेक्टेड टीचर अच्छे समझ में आया होगा। और 10th मई, ठीक है भैया, किस दिन समझ समारोह था? जो 10th वाला आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। डॉन का मतलब पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्यों थे वो भी? क्योंकि भैया इनॉग्रेशन समारोह था और इनॉग्रेशन लार्जेस्ट गैदरिंग था, ठीक है, ओके डन। चलिए, यहां लिखा है बिसीज्ड बाय, इसका मतलब है सराउंडेड बाय, क्लोजली बाय, ठीक है, बता देता, चारों तरफ घिरे रहना, डन। आगे बात करते हैं। The ceremony is took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria। अब क्या मेंशन किया गया? बेसिकली ये जो समारोह था बेसिकली प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा निर्मित, ध्यान देना, ये जो समारोह था ये यूनियन बिल्डिंग के द्वारा निर्मित सुंदर बलुआ पत्थर के एम्फीथिएटर में हुआ था। अब यहां पर देखो, सैंडस्टोन आपने देखा होगा, जब ये जो इस तरीके से यूनियन बिल्डिंग हो, यानी कि जो स्टेडियम वाला कॉन्सेप्ट होता है वहां पर, और सुंदर सैंडस्टोन मतलब क्या है? बेसिकली बलुआ पत्थर। और कहां पर शपथ समारोह इनका हुआ था? तो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा निर्मित एम्फीथिएटर में, ठीक है। अगर हम बात करें थोड़ा सा इसके बारे में कि ये कहां गया, हाँ ओके, यूनियन बिल्डिंग के बारे में, तो इसका भी अपना एक छोटा सा एक इतिहास है कि किसने बनवाया था। इसके अलावा काफी कुछ और भी चीजें हैं डिटेल में। पढ़ने को अगर चाहोगे तो आपको इंटरनेट बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन चूंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर नॉलेज लेना हो तो आपको बहुत कुछ चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। फिर कहेंगे सर आपने तो इतना कुछ पढ़ा दिया डिटेल में। मैं थोड़ा सा वैसे स्पीड अप कर रहा हूं जस्ट बिकॉज की चैप्टर बड़ा है, थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी टिपिकल है, लेकिन मैं यहां से पढ़ाऊंगा और वहां तक बात पहुंच जाएगी और क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा नहीं, ठीक है। हो गया यूनियन बिल्डिंग। नाउ फॉर डेकेड्स, दशकों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। यानी कि दशकों से इस सीटों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। यहां पर गोरे लोगों का बेसिकली राज था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस
फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। क्या कहने का मतलब है, पर आज जो है ये जो सीट है ये रेनबो गैदरिंग वाला नजारा हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर डिफरेंट कलर और डिफरेंट नेशन से जो है लोग बाग आए हैं साउथ अफ्रीका में जो पहली बार डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल जो गवर्नमेंट बनी है उसके इंस्टॉलेशन को देखने के लिए। मजा आया, थैंक यू। चलो आगे बात करते हैं, अब देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो कहां पर थी लवली सैंडविच, ठीक है, पत्थरों की बात, भलो पत्थरों के, और डन डन डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे, तो उस दिन जो है ऑटम डे था, ध्यान रखिएगा, बड़ा प्यारा सा फोटो लगा रखा है ऑटम डे का, ठीक है, बसंत वाला जो कॉन्सेप्ट होता है। तो ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज अकम्पेन्ड बाय माय डॉटर जिनानी। ध्यान रखिए वो उस दिन शपथ समारोह के दौरान किसके साथ थे, अपनी बेटी के साथ, उनका नाम क्या था, जिनानी, ठीक है। नाउ ऑन द पोडियम, जब वो पोडियम पर खड़े होते हैं, यानी कि जहां पर हम खड़े होकर स्पीच देते हैं, मिस्टर डी क्लर्क वाज द फर्स्ट सॉन इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले जो शपथ लेता है वो कौन है, मिस्टर डी क्लर्क, और वो जो है किसकी शपथ लेते हैं, फर्स्ट सॉन इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, दूसरे उपराष्ट्रपति, यानी कि वहां पर 2 उपराष्ट्रपति होते थे, ठीक है, उस टाइम पीरियड पर। आज का तो मुझे नहीं पता इसलिए मैं कंफर्म नहीं करूंगा, ठीक है। सो मिस्टर डी क्लर्क वाज द फर्स्ट सॉन इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, देन थाबो मैपकी वाज सॉन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और उसके बाद में थाबो मैपकी ने शपथ ली फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की। एंड व्हेन इट वाज माय टर्न, और फिर जब माहेशपति साम्राज्य के हमारे जो नेल्सन मंडेला जी हैं, जब इनकी बारी आती है, ठीक है, सो वो कहते हैं व्हेन इट वाज माय टर्न आई प्लेज to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. So जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने और गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने की प्रतिज्ञा ली, यानी कि शपथ ली। तो आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर कि ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं एक बार, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे कि उस दिन कौन सा दिन था, ऑटम डे था भाई साहब, किसके साथ आई थी, जिनानी के साथ में, कौन थी, उनकी बेटी थी। इसके अलावा सबसे पहले शपथ किसने ली, मिस्टर डी क्लर्क ने। अब मिस्टर डी क्लर्क ने कौन से पद की शपथ ली, तो लिखा है एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद में थाबो मैपकी ने शपथ ली, कौन सी उसके लिए डेजिग्नेशन की, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की। ये पूछ सकते हैं फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की किसने ली, इन दोनों में से नाम पूछ लिया, लो। तो प्रश्न जो है बहरूपिया है वो कहीं से भी आ सकता है, इस तरीके से पढ़ेंगे तो अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद में बता दिया आपको, डन। हाँ, आगे लिखा है आई सेड, यानी कि ठीक है, टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड। जितने भी यहां पर असेंबल, यानी कि जितने भी गेस्ट जो यहां पर उपस्थित हुए हैं, और इसके अलावा जितने भी लोग इस समय मुझे टीवी पर देख रहे हैं, उनसे वो कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब, ये देख लीजिए फोटो, शपथ समारोह में इन लोगों ने शपथ ली थी ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो। वो कहते हैं टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, यानी कि हम सभी, ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, यानी कि आज हम सभी यहां अपनी उपस्थिति से बेसिकली जो हमें एक नई आजादी, लिबर्टी मिली है, उसे हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, एक होप और एक ग्लोरी दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान सुनना, फिर एक बार कंक्लूड कर देता हूं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। वर्ड मीनिंग मेंशन किया है, कन्फर का मतलब होता है बेसिकली एक फॉर्मल वर्ड, इसका मतलब होता है हियर गिव, यानी कि देना। तो आज हम सभी यहां अपनी उपस्थिति से जो हमें एक नई आजादी मिली है, लिबर्टी मिली है, उसे हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, एक होप और ग्लोरी दे रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। क्या कहने का मतलब है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्यों इसे ह्यूमन डिजास्टर कहा गया है, जस्ट बिकॉज कि हम सब जानते हैं कि देखो, जिसकी उंगली कटती है उसको ही दर्द होता है। तो साउथ अफ्रीका में उस टाइम पीरियड पर जितने भी लोग रहते थे, उस टाइम पीरियड पर जिन्होंने भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है, वही जानते हैं उसकी वो जो पीड़ा उन्होंने फेस करी है। तो हम लोग केवल अब बात कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये कि जिसने भी उस चीज को महसूस किया है, केवल वही इसके बारे में बेहतर तरीके से बता सकता है। तो यहां पर मेंशन किया कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो काफी लंबे समय तक चला था, उसके बाद में क्या बताया गया कि मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, यानी कि बहुत लंबे समय तक चली असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव से एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर जो है पूरी सोसाइटी को गर्व होना चाहिए, प्राउड फील होना चाहिए। नाउ वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own
सॉइल, यानी कि हम लोग, साउथ अफ्रीका के बारे में बात हो रही है, यानी कि हम लोग हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग एगो, यानी कि जो कुछ ही समय पहले क्या थे, गैर कानूनी थे, आउटलॉस थे, यानी कि साउथ अफ्रीका से उस टाइम पीरियड पर अपार्थाइड पॉलिसी के चलते हुए बहुत सी कंट्रीज ने अपने संबंध जो है उससे तोड़ लिए थे। इसीलिए हम मेंशन करके वी हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। आज हमें अपनी धरती पर दुनिया के देशों की मेजबानी करने का बहुत ही दुर्लभ विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। तो आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर कि ये वाली स्लाइड हमने अच्छे से कवर कर ली होगी। कन्फर्म, ग्लोरी और होप का मतलब याद रखिएगा। इसके अलावा ह्यूमन डिजास्टर बता दिया है, डन, ओके, ठीक है। तो कन्फर्म बता दिया, अपार्थाइड वाली बता दिया, डिप्लोमेटिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वी थैंक ऑल अवर डिस्टिंग्विश्ड मतलब फेमस इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज। हम जो है क्या कहें, हम अपने सभी प्रतिष्ठित यानी कि प्रसिद्ध फेमस इंटरनेशनल जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे देश के लोग साथ में, उनको जुड़ने के लिए धन्यवाद देते हैं। आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी। आखिरकार ये एक कॉमन जीत है, सभी की जीत है, एक कॉमन विक्ट्री है जो किसके लिए है, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, पीस के लिए, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और ह्यूमन डिग्निटी के लिए जीत है। सो वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। तो हमने आखिरकार फाइनली पॉलिटिकल इमेंसिपेशन को अचीव कर लिया है। और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का मतलब क्या रहता है, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर किसी प्रकार से बंदिशें थी, उससे हमने अपने आप को आजाद कर लिया है, यानी कि उस चीज को हमने अचीव कर लिया है। वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं, हम वादा करते हैं, अल्टीमेटली वी, यानी कि शपथ लेने वाली बात हो रही है, ठीक है। सो वी प्लेज अवर सेल्स, हम अपने आप से वादा करते हैं, शपथ लेते हैं, टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि हम, हमारे ये जो लोग हैं बेसिकली साउथ अफ्रीका में रहने वाले, जो लगातार जो है गरीबी की दलदल में, गरीबी की बेड़ी में जो जकड़े हुए थे, हम उनको आजाद करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा डिप्रीवेशन, या डिप्रेशन का मतलब रहता है स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, यानी कि किसी व्यक्ति के, किसी भी देश में रहने वाले व्यक्ति के पास में जो एक राइट्स होते हैं, वो भी अगर उसको नहीं मिलते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। तो हम जो है किसकी शपथ लेते हैं कि एक तो गरीबी की बेड़ियों में जो लोग जकड़े हैं उनको आजाद करेंगे। इसके अलावा जो किसी प्रकार से किसी के बेनिफिशियल जो राइट्स हैं वो अगर नहीं मिले तो उनको हम वो प्रोवाइड कराने का वादा करते हैं। इसके अलावा सफरिंग्स, यानी कि किसी प्रकार से अगर कोई पीड़ित है, कुछ भी अगर उसको कष्ट हो तो हम उसको निवारण करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर जेंडर के बिहाव पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर किसी और प्रकार से अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इन सभी को हम दूर करने की शपथ लेते हैं। ये जो है नेल्सन मंडेला जी अपनी स्पीच में कहते हैं। नाउ अब देख लेते हैं एक बार पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का मीनिंग। जरूर ध्यान रखिएगा, यहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, मीनिंग ध्यान रखिएगा, फोटोज देख लेते रहिए। चलो आगे बात करते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। that is very important line। सर ये हमने शुरू में भी पढ़ी थी, हाँ बिल्कुल पढ़ी थी, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि नेवर, यानी कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अल्टीमेटली कहने का मोटिव यह है कि अब साउथ अफ्रीका की जो ब्यूटीफुल लैंड है वो इस प्रकार का ऑपरेशन दोबारा कभी भी महसूस नहीं करेगी, जहां पर कोई एक व्यक्ति किसी को, दूसरे व्यक्ति को सप्रेस कर रहा है, दबा रहा है। उस तरीके की जो अब प्रक्रिया उस समय पहले होती थी वो अब साउथ अफ्रीका धरती पर बिल्कुल भी नहीं होंगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि पर जो है सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। Let freedom reign, God bless अफ्रीका। आजादी को राज करने दीजिए एंड ईश्वर जो है अफ्रीका को अपना आशीर्वाद दे। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना। Let freedom reign, इसके बाद का पूछ लिया जा सकता है, ध्यान रखना, या फिर गॉड ब्लेस अफ्रीका, इससे पहले का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। नाउ चलो आगे बात करते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes, चूंकि चैप्टर बड़ा है इसलिए few, ठीक है। So a few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopter and troops carriers rode in perfect formation over the Union Building। यानी कि कुछ क्षण के बाद में हम सभी ने जो है अपनी आंखें जो है ऐसे ऊपर करी और विस्मय से, यानी कि काफी आश्चर्य से, तो कुछ क्षण के बाद में हम सभी ने विस्मयता के साथ में अपनी आंखों को ऊपर करा और हमें ऊपर क्या नजारा देखने को मिलता है कि साउथ अफ्रीका की जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और अन्य सैन्य वाहकों की एक जो श्रृंखला है वो जो है एक शानदार परफेक्ट फॉर्मेशन में जो है क्या कर रही थी, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गर्जना कर रही थी। ये फोटो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। आप इसको ऐसे समझ लेना रिस्पेक्टेड टीचर्स की हमारे जो 15 अगस्त 26 जनवरी का जो बहुत ही अच्छा भव्य समारोह हमें देखने को मिलता है, तो उस समय क्या होता है कि जो रॉकेट वगैरह होते हैं, इसके अलावा जो मोटरसाइकिल पर भी जो हमारे इंडियन डिफेंस फोर्स के जो हमारे जो सेना में जितने भी लोग हैं
वो बाइक से वो बोलते हैं ना कि एक अच्छा परफेक्ट फॉर्मेशन को दिखाने का प्रयास करते हैं, वही चीजें उस टाइम पीरियड पर साउथ अफ्रीका में उनके शपथ समारोह के दौरान हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन आसमान में, ठीक है। So it was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. यह न केवल सटीकता का या सैन्य बल का प्रदर्शन था, बल्कि लोकतंत्र के प्रति सेना की लॉयल्टी थी कि हाँ भैया, अब अल्टीमेटली आप जो है सरकार में चुनकर उभर कर सामने आए और हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती आपके प्रति, ठीक है। सो जो आगे क्या लिखा है, न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। तो साउथ अफ्रीका में हम सब जानते हैं कि पहली बार 1994 में फ्रीली इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते, तो उसके बाद में जो बनकर सरकार आई थी उनके प्रति जो है ये सैन्य कला जो हो रही थी उस समय, जो अपना डिमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे थे, ऊपर रोर कर रहे थे, गर्जना कर रहे थे, वो सारी चीजें ये बताती है कि हम जो है हमारी लॉयल्टी प्रदर्शित करते हैं आपके टुवर्ड्स, ठीक है। सो आशा करता हूँ रिस्पेक्टेड टीचर्स की ये वाला पैराग्राफ हमारा क्लियर होगा। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। Only moments before the highest general of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and placed their loyalty. What does it mean here? क्या कहते हैं, क्या कहने का मतलब समझते हैं। तो कुछ ही समय पहले द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, यानी कि साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स और पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल थे उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। देयर चेस्ट बेडेक्ड विथ रिबन्स, उनकी जो चेस्ट थे यानी कि यहाँ पर छातियां जो आपको नजर आ रही होंगी, देयर चेस्ट बेडेक्ड विथ रिबन्स, उनकी छातियां जो रिबन से और मेडल से सजी हुई थी। फ्रॉम डेज गोन बाय, जो कि उन्हें कुछ ही दिन पहले जो है इसे सजाया गया था, यानी कि हम ये समझ सकते हैं कुछ दिन पहले ही इनको मेडल्स वगैरह मिले थे। सैल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और वो क्या कर रहे थे, अल्टीमेटली उन्हें सैल्यूट कर रहे थे और अपनी लॉयल्टी की प्लेस ले रहे थे, यानी कि शपथ ले रहे थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। अब अनमाइंडफुल का मतलब क्या रहता है, अवेयर ऑफ। इसका मतलब क्या रहता है, अवेयर ऑफ। तो अब सिंपल लिख देते हैं यहां पर, लेकिन नहीं, मैंने कहा था ना थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल है, हालांकि मैंने वहां मेंशन कर दिए नीचे कुछ जो भी टफ वर्ड्स लगते हैं। तो आई वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कुछ साल पहले तक, ठीक है। आई वॉज, मैं इस बात से अवेयर था, मैं इस बात से भली भांति परिचित था कि कुछ साल पहले तक ये जो आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, वो मुझे सैल्यूट नहीं करते बल्कि मुझे अरेस्ट कर लेते। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। थोड़ा सा ये फोटो देखिए तो और अच्छे समझ में आएगा। फिर फाइनली क्या होता है, एक जो भी उनके इम्पाला जेट्स वगैरह ये दिख रहे होंगे आपको, रोर करते नजर आ रहे हैं, ये वी शेप में, शेवरॉन मींस क्या होता है, बेसिकली वी शेप में साउथ अफ्रीका का फ्लैग बनाते हुए जा रहे थे। और जब वो साउथ अफ्रीका का फ्लैग बना रहे थे तो कौन से कलर के धुएं उस समय वो छोड़ते जा रहे थे, तो उसका नाम मेंशन किए गए, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका का फ्लैग इस तरीके से बनाते हुए जा रहे थे। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर की यहां तक समझ में आया होगा अच्छे से। एक बार क्रॉस वेरीफाई अगर करें तो ध्यान रखना कि कौन कौन से कलर का वहां धुआं छोड़ा जा रहा था। अगर बनाने वाला चाहेगा तो वहां से क्वेश्चन बना सकता है। शेवरॉन क्या है, बेसिकली अ पैटर्न इन द वी शेप। इसके अलावा बेडेक का मतलब रहता है डेकोरेटेड, यानी कि जब उनको मेडल वगैरह मिला था तब की टाइम की बात हो रही, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel Africa and black singing Diastem, the old anthem of Republic। बड़े बड़े हैवी से बड़े तोड़ के पढ़ लेते हैं, चलिए। सो इस दिन को अल्टीमेटली मेरे लिए यादगार बनाया गया था, यानी कि द डे वॉज सिंबलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। उस दिन जो है, ये दिन जो है मेरे लिए यादगार था। क्यों यादगार था भाई साहब, कि उस दिन जो है साउथ अफ्रीका में दो नेशनल एंथम गाए गए थे। एंड द विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग, और वो कौन सा था, निकोसी सिकलेल आई अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग, जो काले लोग हैं यानी कि जो ब्लैक पीपल है वहां के, वो ये वाला सॉन्ग गाते हैं, डायस्टेम, ठीक है। ये किसका सॉन्ग था, ये व्हाइट लोगों का था। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ठीक है, यहां लिखा है द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, यानी कि यहां पर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। यहां क्या मेंशन किया गया है, जो व्हाइट पीपल है वो ये सॉन्ग गा रहे थे, निकोसी सिकलेल एंड आई अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग गा रहे थे डायस्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना कि ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक क्या था, तो डायस्टेम ये किसका था, व्हाइट पीपल का, ठीक है। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, हालांकि उस दिन जो है दोनों ही ग्रुप में, यानी कि व्हाइट और ब्लैक दोनों पीपल के बारे में बात हो रही है, दोनों को ही लिरिक्स का मतलब नहीं पता था, ठीक है। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, एंथम दे वंस डिसाइड, यानी कि एक टाइम पीरियड पर ये जो है एक दूसरे के एंथम को बुराइयां करते थे, साथ में पसंद नहीं करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन अब क्या है, अपार्टेड पॉलिसी खत्म हो चुकी है, तो अब उन्होंने कहा कि जल्द ही गोरे लोग और जो ये व्हाइट पीपल हैं, जो ब्लैक पीपल है, ये एक दूसरे के नेशनल एंथम को, इनके जो लिरिकिस्ट है इनको भली भांति समझ जाएंगे अच्छे से। जब रेगुलर कंटिन्यू चलेगा तो अल्टीमेटली कनेक्शन बन ही जाएगा इनके बीच में। सो डिस्पाइट का मतलब मेंशन किया गया है, एट अ वेरी लो ओपिनियन और डिसलाइक, ठीक है।
सो आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर की यहां से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर काफी अच्छा है और क्वेश्चन बनने के तगड़े चांसेस और आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। और मैं तो आपको सीरीज लाके दूंगा ही अच्छे से। सो ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन के दिन भाई साहब, आई वॉज ओवरवेल्म विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं जो है काफी अभिभूत था इस बात से, यानी कि बहुत ज्यादा भाव विभोर होना उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन के दिन मैं काफी अभिभूत था, भाव विभोर था, यानी कि इतिहास को लेकर। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of the South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. तो थोड़ा एक ही पैराग्राफ में खत्म कर दिया क्या? चलो देखते हैं तोड़ के। Now, तो इनॉग्रेशन के दिन मैं जो है इस बात से काफी ओवरवेल्म था, ठीक है, अभिभूत था, भाव विभोर था इतिहास को लेकर। क्यों भैया? इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि लगभग 1910 के बारे में यहां पर बात हो रही है, ठीक है। फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोर वार। ये जो एंग्लो बोर वार लिखा है बेसिकली ये दो फेज में हुआ था जहां तक मुझे याद है, ठीक है। एक तो शायद 1881 से या 80-83 से बीच में हुआ था, और एक हुआ था 1889 से लेकर 1892, हाँ करेक्ट, 3 साल ही चला था। वैसे कि हालांकि इसके इतना डीप में पूछा नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि ब्रिटिशर्स के बीच में और इनके बीच में एंग्लो बोर वार हुआ था, 2 फेज में हुआ था, ये मुझे याद है, मैंने पढ़ रखा था कहीं अच्छे से, मुझे याद है। ईयर का एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन 1881 मेरे माइंड में क्लिक कर रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। पहला फेज तो यहां पर हुआ था, वो 1 साल चला था, दूसरा हुआ था 1879 में, वो 3 साल चला था, हाँ ठीक है, बाकी आप क्लियर कर लीजिएगा यार। सो बता दिया आपको, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, यानी कि इनके जन्म से पहले की बात हो रही है। तो उस टाइम पीरियड पर साउथ अफ्रीका में, यानी कि नेल्सन मंडेला जी का जन्म नहीं हुआ था। द व्हाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो गोरे लोग थे, उन्होंने अपने बीच में जो भी मतभेद थे, जो डिफरेंसेस थे, उनको पैचअप कर लिया, यानी कि सुलझा लिया। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ऑन लैंड। और साउथ अफ्रीका में रहने वाले जो ब्लैक पीपल है, यानी कि वो तो वहां के नेटिव पर्सन है, तो साउथ अफ्रीका में रहने वाले ब्लैक लोगों के अगेंस्ट में उन्होंने एक रेशियल डोमिनेशन जैसा एक सिस्टम को निर्माण कर दिया, इरेक्ट कर दिया, जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा हार्श था। उसके बारे में आगे बताएंगे। सो आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर की यहां तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो कौन से वॉर के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखना, एंग्लो बोर वॉर के बारे में बात हो रही है। और ठीक है, पैचअप सिस्टम डन, इनॉग्रेशन ओके, ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। नाउ द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड अ बेसिस ऑफ द वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन। सीरियसली कह रहा हूं, मतलब कभी आप मन से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। और स्पेशली जब कभी आप होता है ना कि यहां से बहुत सारे लोग जॉब करने के लिए कहीं जा रहे हैं वहां, तो कभी अगर साउथ अफ्रीका के जो नेटिव लोग हैं और उनके जो पूर्वज हैं, उनसे पता चलेगा कि कितना खतरनाक और भयावह ये उस समय सिनेरियो था। सो द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, गोरे लोगों ने जो स्ट्रक्चर उस समय पर बनाया था, द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट ह्यूमन, बहुत ही हार्शेस्ट था, बहुत ही भयानक, मोस्ट इनह्यूमन, यानी कि उसमें किसी प्रकार की मानवता झलकती ही नहीं थी। सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन, यानी कि पूरे विश्व में अगर कई बार ऐसी बात होती है कि इतना गंदा समाज हमने कहीं नहीं देखा, तो वो साउथ अफ्रीका में था। किस लिए? अपार्टहाइड पॉलिसी को लेकर उन्होंने इतना गंदा सिस्टम बना रखा था कि जिसपे मानवता भी शर्मशार हो जाए। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8 decades एज अ मैन, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। अब देखो, अगर तोड़ने वाला बनाने वाला क्वेश्चन बनाएगा तो वह इस तरीके से बना सकता है कि क्या लिखा है इसमें, लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, वो ईयर बता देगा आपको कि बताइए। तो ये भी ध्यान करके चलना, थोड़ा सा हिस्ट्री से भी कनेक्टेड होकर चलना कि 20th सेंचुरी का पीरियड कौन सा रहता है, इसके अलावा 20th सेंचुरी का फर्स्ट डेकेड कौन सा है, लास्ट डेकेड कौन सा है, ये ईयर भी पढ़ के चलना, क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपने सर ये कहां से दे दिया। सो हम लोग कहां थे, ठीक है बता दिया था। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के लास्ट दशक में, यानी कि लगभग 1990 के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। एंड माई ओन 8 डेकेड, और जब उनका जन्म हुआ था उसके 8 डेकेड, यानी कि लगभग 80 साल तक की यहाँ बात चल रही है। तो एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, वो जो सिस्टम था वो पूरी तरीके से पलट दिया गया हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और उसकी जगह एक ऐसी प्रणाली ले ली जो सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता देती थी, चाहे उनके स्किन का कलर कुछ भी हो। लेकिन आप हमारे यहां पर अब ये सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। सो आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर की यहां तक आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड।
ये बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, यानी कि वो जो दिन बेसिकली आया था, वो कैसे आया? द अनइमेजिनेबल, जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतने सेक्रीफाइसेस उन हजारों लोगों के, यानी कि मेरे लोगों के सेक्रीफाइसेस के बाद में आया था। पीपल हु सफरिंग एंड करेज, ठीक है, वो लोग जो उन्होंने सफर किया और उनका जो साहस, जिसको हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, उसको हम कभी रीपे नहीं कर सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, और जो मैं बाकी के दूसरे दिनों में भी ऐसा महसूस करता था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन पेट्रोइड्स। मैं अल्टीमेटली क्या हूं? मैं उन अफ्रीकन देशभक्तों की श्रृंखला में एक ऐसा व्यक्ति हूं, हु हैड गॉन बिफोर मी, यानी कि जो मुझसे पहले चले गए हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, और वो जो नोबल लाइन थी, यानी कि नेल्सन मंडेला जी से पहले जिन लोगों ने आजाद कराने का प्रयास किया, वो लाइन एंड हो गई। एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और वो लाइन जो है अब दोबारा मेरे साथ से ही शुरू हो रही है, जस्ट बिकॉज कि अब हमारे यहाँ पर अल्टीमेटली शपथ समारोह है, ये अपार्थाइड पॉलिसी खत्म हो चुकी है, तो अब दोबारा से वो लाइन जो है मेरे साथ ही शुरू हो रही है। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे इस बात का दुख है कि मैं जो है इसके लिए उनको धन्यवाद नहीं दे सका। एंड दैट डे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, यानी कि इस बात का भी अफसोस है कि उन लोगों ने जो सेक्रीफाइसेस किया था, उनके बलिदान का अल्टीमेटली क्या परिणाम सामने आया है। सो आशा करता हूं रिस्पेक्टिव टीचर की ये अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फटाफट से, क्या क्या है इसमें बन सकते हैं। ओके, डन डन डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, व्हाट डज इट मीन हियर? तो अपार्थाइड जो पॉलिसी थी बेसिकली, उसकी वजह से बहुत ही गहरा और लास्टिंग, यानी कि कभी ना खत्म होने वाला घाव जो है मेरे देश पर और मेरे लोगों पर इस पॉलिसी ने दिया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, यानी कि हम लोग जो है, हम सभी को इस अपार्थाइड पॉलिसी की वजह से रिकवर होने में कई साल, कई जनरेशन भी लग जाएंगे, ठीक है। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर, पर वो जो दशकों तक हम लोगों पर ऑपरेशन अत्याचार चला, जो ब्रुटैलिटी हुई, जिसने जो एक ने दूसरे पर करी अनइंटेंशनली इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टेम्बूज, द वॉल्टर सिस्लूस, द चीफ लुथलीस एंड द यूसुफ डैडोस, द ब्रैन फिशर्स एंड द रॉबर्ट सोबुक्वेस ऑफ आवर टाइम, men of such an extraordinary courage, wisdom and generosity that their like many never be known again। क्या कहने का मतलब, यानी कि अल्टीमेटली जब इतना प्रताड़ना दी गई, तो उस प्रताड़ना की वजह से ही हमें साउथ अफ्रीका में इतनी जबरदस्त फेमस पर्सनैलिटी देखने को मिली। वो कहते हैं ना कि जब कष्ट मिलेगा तो अपने आप संकट के बादल जब छाते हैं, तो और लोग नए निखर कर हमारे सामने आते हैं। तो वैसे ही कुछ उस टाइम पीरियड पर साउथ अफ्रीका में था कि ये फेमस पर्सनैलिटी, मैंने बहुत सभी लोगों की फोटोज लगाए हैं। ये ओलिवर टेम्बूज हैं, इसके अलावा जो वॉल्टर सिस्लूज हैं ये, इसके अलावा चीफ लिथुलिस हैं ये, और यूसुफ दादो, सभी के फोटोज लगाए गए। तो ये बताने का प्रयास बस यही कर रहे हैं कि इतने सारे ऑपरेशंस वगैरह, जबरदस्ती एक व्यक्ति दूसरे पर अत्याचार कर रहा है, तो उसी की वजह से उतनी प्रताड़ना झेलते हुए ये सारे लोग वो थे जो उस टाइम पर निखर कर सामने आए थे। नाउ मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, यानी कि इतने जबरदस्त साहसी व्यक्ति, विजडम मतलब इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति, एंड जेनरोसिटी जिसका मतलब है सज्जनता, उदारता, त्यागशीलता, दानशीलता, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। और शायद इनके जैसी जो ये विजडम है, जेनरोसिटी है, शायद अब दोबारा कभी किसी व्यक्ति में हमें देखने को न मिले। यहां पर ऐसा नेल्सन मंडेला जी अपनी स्पीच में आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे बात करते हैं। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character। शायद चरित्र की ऐसी ऊंचाइयां पैदा करने के लिए उत्पीड़न की इतनी गहरी बोलते ना कि मार की आवश्यकता होती है, यानी कि कष्ट देंगे तो ही एक नई पर्सनैलिटी निकलकर सामने आती है। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल, मेरा जो देश है बेसिकली हम सब जानते हैं कि वो काफी रिच है मिनरल्स में, एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ द इट्स सॉइल, यानी कि साउथ अफ्रीका की धरती पर जो मिनरल्स वगैरह हैं, जो जेम्स है, वो काफी ज्यादा मात्रा में है। ऐसा नेल्सन मंडेला जी को भली भांति पता है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन वो आगे ये कहते हैं कि लेकिन मुझे हमेशा से शुरू से पता था दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल, यानी कि साउथ अफ्रीका की जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो वहां के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, वो जो प्योरेस्ट डायमंड है उससे कंपैरिजन किया गया कि उससे भी कहीं फाइनर और ट्रूअर जो है, जो वेल्थ है वो क्या है, वहां की जनता है, वहां के लोग हैं। तो ध्यान रखिएगा किससे कंपैरिजन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उनकी जो कंट्री थी वो रिच थी किसमें, मिनरल्स और जेम्स में, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे रिस्पेक्टेड टीचर्स। नाउ इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज।
संघर्ष के इन साथियों से ही मैंने साहस का अर्थ सीखा। ठीक है, आई हैव सीन, ओके डन, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। मैंने बार बार यानी कि कई बार, ठीक है, टाइम एंड अगेन क्या है, बेसिकली एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है रिपीटेडली। ठीक है, सो मैंने बार बार पुरुषों और महिलाओं को एक विचार के लिए जोखिम उठाते हुए देखा। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। आगे क्या कहते हैं, मैंने देखा है कि लोग बिना रुके हमलों और यातनाओं का सामना करते हैं। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, मतलब ऐसी ताकत और ऐसा लचीलापन दिखाएंगे जो कि हमारी कल्पना से भी परे है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा है कि साहस जो है डर की अनुपस्थिति नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। इसको थोड़ा सा और होल्ड करके दोबारा से पढ़ते हैं। ठीक है, आई लर्न, मैंने सीखा है दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, यानी कि एब्सेंस ऑफ फियर, डर का एब्सेंस जो है करेज नहीं है, बल्कि करेज क्या है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बट उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। द ब्रेव मैन इज नॉट, ये दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि बहादुर व्यक्ति वो है जो अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट है। रेजिलियंस का मतलब है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। टाइम एंड अगेन का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली, मेनी टाइम्स। ठीक है, सो आशा करता हूं टीचर की आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये उन सभी के जो आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर फोटो दिए गए हैं वो सारे मेंशन कर दिए। नाउ नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। क्या कहने का मतलब है, कोई भी व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति से नफरत करते हुए पैदा नहीं होता है सिर्फ इस चीज को लेकर कि भैया उसकी स्किन का कलर ऐसा है, और इस बैकग्राउंड, या फिर वो ये सोचकर कि भैया उसका बैकग्राउंड ऐसा है तो उससे नफरत करना है, या फिर उसके रिलीजन को लेकर उससे नफरत करना है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग जो है नफरत करना सीखते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो प्यार जो है नफरत के कंपैरिजन में बहुत जल्दी सामने आता है ह्यूमन हार्ट के अंदर से। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यानी कि बहुत ही संघर्ष के कठिन समय के दौरान भी, यानी कि जब वो जेल में थे ना, 27 साल हमने देखा है उसमें लिखा है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी बुक सब चलना है 30। तो इवन द ग्रीमेस्ट टाइम, ग्रीमेस्ट मतलब बहुत ही संघर्ष के टाइम पीरियड पर मैंने देखा है जेल में, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, जब मुझे और मेरे साथियों को अपनी, बोलता ना कि अवर लिमिट्स मतलब है कि नेक्स्ट लेवल तक की जब हमें यात्राएं दी जा रही थी, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो मैंने थोड़ी ही देर के लिए एक गार्ड्स के अंदर थोड़ी सी झलक देखी ह्यूमैनिटी की, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, भले ही एक सेकेंड के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, पर ये इतना काफी था मुझे अश्योर करने के लिए कि हाँ हम सही पाथ पर जा रहे हैं, एंड कीप मी गोइंग, बस ये मुझे बताने का प्रयास किया गया कि हाँ भैया, मतलब वो मुझे प्रताड़ना दे रहे हैं और उन्हें भी ये कष्ट हो रहा है, ये केवल उन्होंने एक सेकंड के लिए देख लिया, और इतना उन्होंने देख लिया कि आज नहीं तो कल इन लोगों को ये एहसास होगा कि हाँ हम लोग गलत कर रहे हैं। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, इंसान की जो अच्छाइयां होती है, बेसिकली और मैन वर्ड यूज किया गया, इंसान की जो अच्छाइयां होती है, उसकी जो फ्लेम होती है, उसको छुपाया तो जा सकता है बट उसको बुझाया नहीं जा सकता। ये बहुत अच्छी लाइन है, इसलिए मैंने इसको येलो कलर मेंशन कर रखा। ठीक है, तो पुश टू अवर लिमिट्स का मतलब लिखा है पुश टू दैट लास्ट पॉइंट ऑफ अवर एबिलिटी टू बियर पेन, यानी कि दर्द को सहन करने की जो अंतिम पॉइंट होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर की आप सभी को अच्छे समझ में आएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चैप्टर काफी बड़ा है और शुरुआत से लेकर आते आते एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन होता है, लेकिन फिर बता रहा हूं मैं पूरा प्रयास करूंगा, लड़ूंगा आपके साथ में, और हम सब जीतेंगे यार अच्छे से। ठीक है, जय मां सरस्वती, जय श्री महाकाल। चलो आगे बात करते हैं। ओके 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 डन। ये फोटो आप सभी देख सकते हैं ना, चलो ठीक है। इन लाइफ एवरी मैन हैज टू इन ऑब्लिगेशंस, जिंदगी में हर इंसान के दो कर्तव्य रहते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक ऑब्लिगेशन तो होता है उसके परिवार के प्रति, एक टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, और नेक्स्ट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसके पत्नी और बच्चों के प्रति, एंड ही हैज ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा जो ऑब्लिगेशन है वो अपने लोगों के लिए भी बोला गया, यानी कि जिस भी देश में आप रह रहे हैं वहां के लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, उसके समाज के प्रति, हिज देश, उसके देश के प्रति, इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज, यानी कि एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होता है, जैसा कि यहां पर बताया गया है।
ये ध्यान रखना कि जो उनके ऑब्लिगेशन है वो ऑब्लिगेशन ध्यान रखना किस किस के प्रति बताए गए, फैमिली के, पेरेंट के, वाइफ के, चिल्ड्रन के। इसके अलावा ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल एंड कम्युनिटी एंड कंट्री, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंक्लिनेशन का मतलब ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी कि वर्ड मीनिंग को लेकर भी। नाउ बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, पर साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। हा, थोड़ा सा थक गया हूं, पानी पी लूं, चलो यार, चलो खत्म करके पियेंगे। सो बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव है, फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, यानी कि मेरे जैसे लोगों के लिए, अल्टीमेटली, यानी कि ब्लैक पीपल के बारे में बात हो रही है, कलर ऑफ फुलफिल टू दोज ऑब्लिगेशन, यानी कि वो जो दो ऑब्लिगेशंस के बारे में बताया गया था कि परिवार के प्रति कर्तव्य और अपने देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, तो उन दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे लोगों के लिए असंभव है। इन साउथ अफ्रीका में, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर साउथ अफ्रीका में कोई ह्यूमन बीइंग की तरह अगर रहना चाहेगा तो उसको पनिश कर दिया जाएगा भाई साहब, इवन आइसोलेटेड, यानी कि घर से बेघर कर दिया जाएगा। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitable ripped from his family and his home and was forced to live a life apart to let existence of secrecy and rebellion। हाँ, क्या कहने का मतलब है, साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी हिज पीपल, अगर कोई व्यक्ति अपने लोगों के प्रति कर्तव्य अपना निभाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं देश में रहता हूं, मुझे पता है कि हमारे देश में रहने वाला व्यक्ति वो अल्टीमेटली मेरा भाई ही है, तो अगर मान लो कष्ट में, अगर मैं उसकी सहायता करने में समर्थ हूं, मैं अगर उसकी मदद कर रहा हूं, तो ये बड़ा पाप माना जाता था उस टाइम पीरियड पर, ठीक है। सो हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसको परिवार से ना चाहते भी भगा दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा। एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट टू लेट एक्सटेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन, और उसको रेबेल की तरह लाइफ जीने पर मजबूर कर दिया जाएगा, सीक्रेसी वाली लाइफ जीने पर मजबूर कर दिया जाएगा, यानी कि आपको पूरे जहां पर भी जो ह्यूमन सोसाइटी रहती है उस टाइम पीरियड पर, वहां से अलग थलग कर दिया जाएगा, आपको छुप छुप कर रहना पड़ेगा, ये मजबूर कर दिया जाता था उस टाइम पीरियड पर, क्योंकि वहां पर अपार्टहाइड पॉलिसी का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था ना, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि इन लोगों ने, जो गोरे लोग थे, उन्होंने अपने पैचअप कर लिया था, तो वो जो सिस्टम उन्होंने बनाया था वो उसके तहत ना, मतलब इतनी बोलते ना कि मानवता भी शर्मशार हो जाए, वही सारी चीजें यहां पर हम बताई गई है। चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, चलो। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, शुरुआत में तो मैंने जो है अपने लोगों को अपने परिवार के लोगों से ऊपर नहीं रखा, यानी कि फैमिली से ऊपर नहीं रखा। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, पर जब मैंने अपने लोगों को सर्व करना चाहा, यानी कि जब मैंने उनकी हेल्प करना चाही, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड हस्बैंड। तो मैंने पाया कि मुझे जो इस बात से वंचित रखा गया कि मैं जो है अपने बाकी की जो एक बेटे की, एक भाई की, एक पिता की और एक हस्बैंड की जो ड्यूटी है उसको फुलफिल करने से फिर मुझे वंचित रखा गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं जो है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं जो है भूख की आजादी के साथ में, यानी कि आजादी की भूख के साथ में पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं पैदा ही फ्री हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री उस हर सेंस में जो मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, यानी कि मैं फ्री था कि अपनी मम्मी की जो हट, मतलब झोपड़ी होती बेसिकली हिंदी में, तो फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, मेरी मम्मी की झोपड़ी के पास में जो खेत है बेसिकली, वहां पर दौड़ने के लिए फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज, यानी कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा रेन स्ट्रीम दिखाते हैं, तो ये उनके जो बेसिकली फ्री स्ट्रीम मतलब जो ये नदी वगैरह जा रही होती, जो तालाब वगैरह, उसके बारे में समझ में आया। आई होप कि यहां तक बात पहुंच गई होगी। तो फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, जो क्लियर स्ट्रीम जा रही है यहां पर तैरने के लिए फ्री था। एंड फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, यानी कि रात में आसमान के समय जब तारे टिमटिमा रहे होते तो मैं भाई साहब वो भुट्टा भून भून कर खाने के लिए फ्री था। एंड ड्राई द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, इनके बारे में बात हो रही, अच्छा बुल्स नहीं है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको देख लीजिए। तो वो जो स्लो मूविंग बुल्स होते हैं, जो भैंसिया या जो बैल वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर बैठकर स्लो मूविंग करने के लिए फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई, कहां चले गए, हाँ, as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, यानी कि as long as, जब तक
आई ओबेड माई फादर, मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करा। अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, यानी कि मैंने अपने कबीले की बातों का पालन करा, ठीक है, उनकी जो भी बात थी, कही गई बातों को मैंने अनुसरण करा उसका। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, ना तो मैन के द्वारा बनाए गए नियमों से और ना ही ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियमों से किसी भी प्रकार का मुझे परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा यहां पर देख लेते हैं, ओके ओके ओके, वो हाँ कौन कौन से सेंस में फ्री थे ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो फ्री इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, डन। रोस्ट मेरी थंडर, ओके ठीक है। चलो आई वॉज ओनली वेन बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज इल्यूजन। अब क्या कहने का था, यह तभी हुआ जब मैंने यह जानना शुरू करा कि मेरी जो लड़कपन की आजादी थी वो बेसिकली क्या थी, एक इल्यूजन था, एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन, जब मुझे एक युवा के रूप में पता चला कि मेरी आजादी तो मुझसे पहले ही छीन ली गई। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तभी मैं इसके लिए भूखा रहने लगा। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, शुरुआत में तो एक स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मुझे आजादी जो है अपने लिए चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, यानी कि जो क्षण भंगुर बोलते हैं हिंदी में उसको, केवल नॉर्मल कुछ ही समय के लिए। हाँ, तो द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट नाइट, यानी कि रात में अगर मान लो मैं बाहर स्टे कर रहा हूं तो यही मेरे लिए आजादी थी, वो उनको फ्रीडम की बात लगती थी। रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, जो मन कर रहा है पढ़ने के लिए अगर मुझे मिल जाए तो वो मेरे लिए आजादी है। एंड जहां मेरा मन कर रहा है वहां मैं जाने के लिए फ्री हूं, वो मेरे लिए एक आजादी थी। नाउ later as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. बड़े बड़े सेंटेंस लिख दिए गए हैं, छोटे छोटे करके पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा है, लेटर, बाद में जोहानसबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में मैं अपनी क्षमता हासिल करने, अपना भरण पोषण करने, शादी और परिवार बसाने की बुनियादी और सम्मानजनक स्वतंत्रता के लिए तरस रहा था। येण मतलब क्या होता है, बेसिकली तरसना, ठीक है, इसका मतलब क्या रहता है, तरसना। और ओके ठीक है, पहुंच गए। हाँ, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, ठीक है, वैध जीवन में बाधा न बनने की स्वतंत्रता, यानी कि वैध जीवन मतलब एक जो लीगल लाइफ हम जीना चाह रहे हैं अल्टीमेटली उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। एंड द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, ये बता दिया मैंने, बता दिया। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर ऑल्सो फ्री, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न केवल मैं आजाद नहीं था बल्कि मेरे भाई बहन भी आजाद नहीं थे जो मेरे जैसे दिखते थे। तो ये जो है कहने का मतलब था, एक बार चेकआउट कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। डन डन डन, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टल, केवल ऐसा नहीं था कि भाई साहब मेरी ही आजादी को कर्टल कर दिया गया, काट दिया गया, छाट दिया गया, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, यानी कि जो भी मेरे जैसे दिखने वाले थे उन सभी की आजादी पर काट छाट लगा दी गई थी। That is when I joined the African National Congress Party, और तब जो है मैंने जाके ANC को ज्वाइन किया। And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people, और तभी मेरी अपनी आजादी की भूख जो है मेरे लोगों की आजादी की भूख से भूख बन गई, ठीक है। चलो अब देखते हैं, जब इस तरीके से वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो क्या धूम मचाते हैं। चलो, it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect their एनिमेटेड माई लाइफ, यह मेरे लोगों की गरिमा और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता की इच्छा थी, जिसने मेरे जीवन को बेसिकली जीवंत बना दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, यानी कि एक डरने वाले व्यक्ति से उसको क्या बना दिया, एक बोल्ड वन, एक निडर व्यक्ति बना दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, एक लॉ यानी कि नियम कायदे कानून को पालन करने वाले व्यक्ति को एक क्रिमिनल बना दिया गया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक परिवार से प्यार करने वाले व्यक्ति को क्या बना दिया, मैन विदाउट अ होम बना दिया। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग अ मैन टू लाइव लाइक मोंक, यानी कि जो व्यक्ति जीवन से इतना जिंदा दिली से इतना प्रेम करता था उसको एक मोंक की तरह जीने पर अल्टीमेटली मजबूर कर दिया। तो ये सारी चीजें उस टाइम पीरियड पर काफी सहन करी है इन्होंने, तो वो चीजें बारे में बताया गया है। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय दैट poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. मैं दूसरे व्यक्तियों से अधिक गुण या आत्म बलिदान करने वाला नहीं हूं, लेकिन मैंने पाया कि मैं उस पुअर और लिमिटेड स्वतंत्रता का भी आनंद नहीं ले पा रहा हूं जिसकी मुझे अनुमति थी, जबकि मुझे पता है कि मेरे लोग भी जो है फ्री नहीं है। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, फ्रीडम जो है इनडिविजिबल है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल बट द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए इसको विराम देते हुए चलते हैं।
येलो में जो भी ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछे जाएंगे, क्या लिखा है? फ्रीडम इज इनडिविजिबल। फ्रीडम जो है इनडिविजिबल है, उसको बांट नहीं सकते। द चेन ऑन एनीवन, किसी भी व्यक्ति पर अगर चेन है, ऑफ माई पीपल यानी कि मेरे लोगों में से किसी के ऊपर भी अगर चेन है, बट द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, तो वो सभी के ऊपर चेन है यानी बंदिशें हैं। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑफ मी, अगर मेरे सारे लोगों पर बंदिशें हैं तो वो मेरे ऊपर है, ये बताया है उन्होंने, ठीक है। सो आगे बात करते हैं। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। क्या कहने का मतलब है? मैं जानता था, दैट क्या जानते थे आप, कि द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट श्योरली एज द ऑपरेस्ड। दोनों का मतलब समझ ले, एक होता है यातना देने वाला और एक होता है यातना सहन करने वाला। तो यहां पर क्या मेंशन किया गया है? ऑपरेसर यानी कि जो ये यातना दे रहा है, एंड ऑपरेस्ड जिसको यातना दी गई है। तो मैं जानता था कि जो ऑपरेसर है उसको भी लिबरेट होना है, आजाद होना है, जिस तरीके से जो पीड़ा को सहन करने वाला व्यक्ति है, ऑपरेस्ड व्यक्ति, उसको आजाद होना है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी को छीन रहा है तो वो हेट्रेड यानी कि प्रिजनर है, वो भी कैदी है। कैदी किस चीज का? वो कैदी है हेट्रेड का, नफरत का। नाउ ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस, ठीक है। वो जो है he is locked behind the part of prejudice। prejudice का मतलब है a strong dislike without any good reason, यानी कि बस कोई कारण नहीं है लेकिन तुमसे नफरत करता हूं, तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, ठीक है। तो वैसी बात हो रही है। so he is locked behind the bars of prejudice, वो prejudice वाले बार के पीछे बंद है, and narrow mindedness, और narrow mindedness के पीछे बंद है, यानी कि बस कारण नहीं है, बस हम तुमसे नफरत करते हैं क्योंकि हमें सिखाया ही गया है कि ब्लैक पीपल है तो इनसे नफरत करना है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन इल्स फ्रीडम, मैं पूर्ण तरीके से स्वतंत्र नहीं हूं अगर मैं किसी और व्यक्ति की आजादी को छीन रहा हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज नॉट टेकन फ्रॉम मी, यानी कि मैं वास्तव में फ्री नहीं हूं ठीक उसी तरीके से जैसे निश्चित रूप से जब मेरी फ्रीडम मुझसे छीन ली जाती है तो मैं फ्री नहीं हूं। आगे क्या लिखा है? ओके, द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, यानी कि ऑपरेसर और ऑपरेस से समान रूप से उनकी मानवता छीन ली जाती है, यानी कि जो यातना दे रहा है बेसिकली वो कहीं ना कहीं पीड़ित, वो भी कैदी है हेट्रेड का, नफरत का, ये चीज बताई गई है यहां पर, ठीक है। सो आशा करता हूं प्रिजुडिस में बता दिया, नैरो डिसलाइक। ये येलो वाली जो लाइन मेंशन करी गई है रिस्पेक्ट टीचर्स काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, और एनर्जी लेवल ग्लूकोज पीने की आवश्यकता मुझे लग रहा है पड़ रही है। सोच रहा हूं फटाफट से खत्म कर दूं। हो गया? ओके ओके, पता बातों में पता ही नहीं चला। सच में पता नहीं चला, ठीक है। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर कि ये जो हमने लेक्चर कवर किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने अपना पूरा प्रयास करा है। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि आप जब ये पढ़ें तो एनसीईआरटी की जो बुक है हमारी उसको साथ में लेकर बैठना, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं, और जो भी क्वेश्चंस वगैरह ग्रामर वगैरह अगर हैं उसमें हर बार बताता हूं कि एनसीईआरटी की बुक उठा के देख लेना, तो वहां से आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसके अलावा अब ये जो चैप्टर है बेसिकली इसकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? सीधे जाइएगा आप हमारे ऐप पर, वहां आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ऐप के रिगार्डिंग मैंने सारी चीजें एक बहुत जल्दी वीडियो मेरा आ जाएगा, इससे पहले आ जाएगा शायद तक, ठीक है। उसमें बता दिया है। कोई क्वेरीज वगैरह हो आप बेझिझक इस नीचे स्क्रॉल किए गए नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हाँ मैं मानता हूं थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन हो गया लास्ट में, लेकिन आप भी जानते हैं कि लेक्चर कितना बड़ा था। अब नेक्स्ट जो हम प्लान कर रहे हैं वो द इंग्लिश टीचर पीडीएफ शायद उसकी कंप्लीट हो गई लगभग में, ठीक है। शायद बस फिनिशिंग टच देना है मुझे, तो बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ में एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच, थैंक यू वेरी मच।